सोचिए, एक ऐसा अधिकार जो कभी आपके संविधान की नींव का पत्थर था, लेकिन आज वो बस एक कानूनी हक बनकर रह गया है। संपत्ति का अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी की कहानी भारत के संविधान की सबसे बड़ी कह सकते हैं खींचतान की कहानी है, सरकार और अदालत के बीच की। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वे एक तरह से एक कानूनी थ्रिलर की स्क्रिप्ट जैसे लगते हैं। एक तरफ बराबरी लाने का इरादा, दूसरी तरफ नागरिकों के अधिकार और बीच में सुप्रीम कोर्ट। आज हम इसी कहानी की परतों को जरा खोलेंगे। हम देखेंगे कि कैसे जमींदारी खत्म करने की कोशिश ने संविधान में पहले ही संशोधन की नौबत ला दी। सरकार ने अपने कानूनों को बचाने के लिए 9वीं अनुसूची नाम का एक जादुई बक्सा कैसे बनाया, और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत लाकर इस खेल के नियम ही बदल दिए। चलिए इस कहानी के पहले पन्ने को पलटते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जब संविधान बना तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स में जगह क्यों दी गई? आखिर ये इतना जरूरी क्यों था? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, संविधान बनाने वाले जानते थे कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है। अनुच्छेद 19(1) के F ने हर नागरिक को संपत्ति खरीदने, रखने और बेचने का अधिकार दिया, और अनुच्छेद 31 ने ये गारंटी दी कि सरकार आपकी संपत्ति सिर्फ कानूनी प्रक्रिया से ही ले सकती है, और वो भी उचित मुआवजा देकर। ये एक तरह की सुरक्षा थी तानाशाही के खिलाफ। यानी सरकार मनमाने ढंग से किसी की जमीन या घर नहीं छीन सकती थी। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा है एमिनेंट डोमेन का सिद्धांत। ये कोई नया विचार नहीं था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया था। इसका सीधा सा मतलब है कि देश के विकास या सार्वजनिक हित के लिए सरकार को निजी संपत्ति लेने का अधिकार है। मान लीजिए सड़क बनानी है या कोई अस्पताल बनाना है। लेकिन इसकी शर्तें थी, है ना? एक तो सार्वजनिक उद्देश्य होना चाहिए और दूसरा मुआवजा। हाँ, उचित मुआवजा देना होगा। एकदम सही। इसके पीछे 2 लैटिन सूत्र हैं जो राज्य की शक्ति को सही ठहराते हैं। पहला, सेलस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स एस्टो, यानी लोगों का कल्याण ही सबसे बड़ा कानून है। और दूसरा, नेसेसिटा पब्लिका मेजर एस्ट क्वान, मतलब सार्वजनिक जरूरत हमेशा निजी जरूरत से बड़ी होती है। संविधान निर्माताओं ने इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की। व्यक्ति का अधिकार भी रहे और समाज का विकास भी न रुके। और यहीं से सारा टकराव शुरू हुआ। एक तरफ सरकार के समाजवादी लक्ष्य जैसे जमींदारी खत्म करना, और दूसरी तरफ जमींदारों के मौलिक अधिकार। ये तो शुरुआत से ही तय था कि चिंगारी उठेगी, और उठी भी। जैसे ही बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने जमींदारी उन्मूलन कानून पास किए, जमींदारों ने उन्हें अदालतों में चुनौती दे दी। पटना हाईकोर्ट में कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य का मामला बहुत अहम था। कोर्ट ने कहा कि बिहार का कानून समानता के अधिकार यानी अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग जमींदारों को अलग अलग दर से मुआवजा दे रहा था, और अदालत ने कानून को रद्द कर दिया। तो सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उनका पूरा भूमि सुधार का एजेंडा ही खतरे में पड़ गया। बिल्कुल, सरकार को लगा कि अगर अदालतें ऐसे ही कानून रद्द करती रहीं तो सामाजिक बराबरी का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इसी के जवाब में 1951 में, यानी संविधान लागू होने के सिर्फ 1 साल बाद, पहला संशोधन लाया गया। और इस संशोधन ने भारतीय कानून में 2 बहुत ही शक्तिशाली चीजें जोड़ दूं, अनुच्छेद 31B और 9वीं अनुसूची। ओके, तो यहाँ पर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। ये 9वीं अनुसूची क्या थी? मैंने सुना है इसे एक तरह का ब्लैक बॉक्स भी कहा जाता है। ब्लैक बॉक्स या संवैधानिक सेफ बॉक्स कह सकते हैं। ये एक लिस्ट थी। सरकार अगर किसी भी कानून को इस लिस्ट में डाल देती तो उस कानून को अदालत में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती थी कि वो मौलिक अधिकारों का हनन करता है। मतलब उस कानून को एक तरह की न्यायिक समीक्षा से इम्यूनिटी या कहिए सुरक्षा कवच मिल जाता था। तो सरकार ने संविधान के अंदर ही एक ऐसा जादुई बक्सा बना दिया जिसमें कोई भी कानून डाल दो और वो कोर्ट की पहुंच से ही बाहर हो जाए। ये तो शक्तियों के बंटवारे यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत पर सीधा हमला लगता है। क्या उस वक्त किसी ने इस पर सवाल नहीं उठाया? सवाल उठे थे, लेकिन सरकार का तर्क था कि ये देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जरूरी है, और अनुच्छेद 31B ने इसे और भी ज्यादा ताकतवर बना दिया। इसकी सबसे खास बात ये थी कि ये रेट्रोस्पेक्टिव था, यानी पिछली तारीख से लागू होता था। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि अगर अदालत ने किसी कानून को, जैसे बिहार के भूमि सुधार कानून को,
असंवैधानिक घोषित कर भी दिया है, तो जैसे ही सरकार उसे 9वीं अनुसूची में डालेगी, वो कानून अपनी शुरुआत की तारीख से ही फिर से वैध माना जाएगा। मतलब अदालत का फैसला आया ही नहीं, ऐसा? बिल्कुल, मानो वो फैसला हुआ ही नहीं। एक स्रोत इसे संशोधन का एक सख्त और अनोखा तरीका कहता है। शुरुआत में इसमें 13 कानून डाले गए और वे सभी भूमि सुधार से जुड़े थे। वाह, ये तो न्यायपालिका की शक्ति को सीधे सीधे कम करने जैसा था। तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट चुप तो नहीं बैठा होगा। यहीं से संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच वो महामुकाबला शुरू हुआ होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं। हाँ, यहीं से दशकों तक चलने वाली एक संवैधानिक खींचतान की नींव पड़ी। पहला बड़ा मामला था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 का। इसमें पहले संशोधन को ही चुनौती दी गई थी। सवाल ये था कि क्या संसद मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है? और कोर्ट ने क्या कहा? उस वक्त कोर्ट ने सरकार का पक्ष लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल है। कोर्ट ने माना कि ये सामाजिक सुधारों के लिए जरूरी है। ठीक है, तो शुरुआत में तो कोर्ट ने संसद की शक्ति को स्वीकार कर लिया, लेकिन मुझे याद है कि ये नजरिया हमेशा नहीं रहा। कुछ साल बाद कहानी पूरी तरह पलट गई थी, है ना? बिल्कुल। 16 साल बाद 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया। ये मामला पंजाब के 2 भाइयों का था, जिनकी 500 एकड़ से ज्यादा जमीन को एक कानून के तहत सरकार ने ले लिया था और परिवार के पास सिर्फ 30 एकड़ जमीन छोड़ी थी। तो इस बार कोर्ट ने क्या अलग कहा? 16 सालों में ऐसा क्या बदल गया था? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। शायद तब तक कोर्ट ये देख चुका था कि संसद अपनी संशोधन की शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर रही है। इस बार 11 जजों की बेंच ने 6-5 के बहुमत से फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकारों को संविधान में एक दिव्य स्थान यानी ट्रांसेंडेंटल पोजीशन प्राप्त है और संसद उन्हें न तो छीन सकती है न ही कम कर सकती है। उन्होंने कहा कि संशोधन भी अनुच्छेद 13 के तहत एक कानून ही है और कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो अब पासा पलट चुका था। पहले संसद शक्तिशाली थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लक्ष्मण रेखा खींच दी थी। सरकार का क्या रिएक्शन था इस पर? सरकार और संसद इससे बहुत नाराज हुए। उन्हें लगा कि सुप्रीम कोर्ट विकास के रास्ते में रोड़ा बन रहा है। इसके जवाब में 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार ने 24वां संशोधन पारित किया। इस संशोधन ने गोलकनाथ के फैसले को बेअसर करने के लिए साफ साफ लिख दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत की गई कोई भी कार्यवाही अनुच्छेद 13 के दायरे में नहीं आएगी। मतलब संसद संविधान के किसी भी हिस्से में मौलिक अधिकारों में भी बदलाव कर सकती है और उसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये तो सीधी टक्कर थी। संसद कह रही थी हम कुछ भी बदल सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट कह रहा था नहीं, आप मौलिक अधिकारों को नहीं छू सकते। इस टकराव को तो कहीं ना कहीं अपने अंजाम तक पहुंचना ही था। और वो अंजाम भारत के सबसे बड़े, सबसे ऐतिहासिक संवैधानिक मामले में हुआ। इस टकराव ने उस केस की जमीन तैयार कर दी। और मुझे लगता है मैं जानता हूं आप किस मामले की बात कर रही हैं। वो केस जिसका नाम आज भी लॉ का हर स्टूडेंट जानता है। 13 जजों की बेंच, केशवानंद भारती बनाम केरल राज 1973 का मामला, है ना? बिल्कुल। ये मामला भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का शिखर है। 68 दिनों तक सुनवाई चली, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। इस मामले में सवाल सिर्फ संपत्ति के अधिकार का नहीं था, बल्कि सवाल ये था कि संसद की संविधान बदलने की शक्ति की सीमा क्या है, क्या वो असीमित है? और 13 जजों की बेंच ने जो फैसला दिया उसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, 7-6 के मामूली बहुमत से आए इस फैसले ने एक बीच का रास्ता निकाला। अदालत ने 24वीं संशोधन को वैध तो माना। अच्छा। यानी संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दे दिया, लेकिन साथ में एक बहुत बड़ी शर्त लगा दी। यहीं पर संविधान के मूल ढांचे या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का सिद्धांत सामने आया। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए, ये मूल ढांचा क्या है? अदालत ने कहा कि संसद संविधान की इमारत में मरम्मत कर सकती है, कमरे बदल सकती है, दीवारें हटा सकती है, लेकिन वो इमारत की नींव को नहीं गिरा सकती। ये नींव ही मूल ढांचा है। इसमें वो चीजें आती हैं जो भारतीय संविधान की पहचान है, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, शक्तियों का बंटवारा। हाँ, शक्तियों का बंटवारा, न्यायिक समीक्षा और समानता का सिद्धांत। संसद ऐसा कोई बदलाव नहीं कर सकती जिससे ये बुनियादी पहचान ही नष्ट हो जाए।
इसीलिए इस फैसले को भारतीय लोकतंत्र का रक्षक भी कहा जाता है। तो क्या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के आने से 9वीं अनुसूची का ये सुरक्षा कवच पूरी तरह टूट गया? क्या सरकार अब उसमें कानून नहीं डाल सकती थी? एकदम नहीं, बल्कि मामला और भी पेचीदा हो गया। सरकार ने इसका इस्तेमाल बंद नहीं किया, जिससे सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर दखल देना पड़ा। इसके बाद आया वामन राव बनाम भारत संघ मामला 1981। इस मामले में कोर्ट ने एक बहुत दिलचस्प काम किया। उन्होंने कट ऑफ तारीख तय कर दी। कट ऑफ तारीख किस लिए? उन्होंने कहा कि 24 अप्रैल 1973 यानी जिस दिन केशवानंद भारती का फैसला आया था, उस तारीख से पहले जो भी कानून 9वीं अनुसूची में डाल दिए गए, उन पर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा। उन्हें सुरक्षा कवच मिला रहेगा। लेकिन इस तारीख के बाद डाले गए किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। उसे इस कसौटी पर परखा जाएगा कि कहीं वो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। ये तो एक तरह का समझौता था। पुराने कानूनों को छेड़ा नहीं, लेकिन भविष्य के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। लेकिन क्या सरकारों ने इसका सम्मान किया? क्या 9वीं अनुसूची का इस्तेमाल रुक गया? नहीं, रुका नहीं, बल्कि इसका इस्तेमाल बढ़ता गया। हमारे एक स्रोत में बहुत ही सटीक शब्द इस्तेमाल हुआ है कि 9वीं अनुसूची धीरे धीरे विवादित कानूनों के लिए एक डस्टबिन बन गई। जो चीज भूमि सुधार जैसे नेक काम के लिए बनी थी, वो एक राजनीतिक हथकंडा बन गई। इसमें ऐसे कानून भी डाले जाने लगे जिनका जमीन से कोई लेना देना नहीं था। इसकी लिस्ट 13 कानूनों से बढ़कर 284 तक पहुंच गई। यानी इसका मकसद ही भटक गया था। तब तो सुप्रीम कोर्ट का दखल देना लाजमी था। बिल्कुल। और आखिरी और निर्णायक दखल आया 2007 में IR कोयल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में, जिसे 9वीं अनुसूची मामला भी कहते हैं। 9 जजों की बेंच ने बैठकर इस मुद्दे को हमेशा के लिए साफ कर दिया। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कोई भी कानून, चाहे वो 9वीं अनुसूची में ही क्यों ना हो, न्यायिक समीक्षा से ऊपर नहीं है। अगर कोई कानून 24 अप्रैल 1973 के बाद इस अनुसूची में डाला गया है, तो अदालत उसे परखेगी। और परखने की कसौटी क्या होगी? कसौटी होगी सुनहरा त्रिकोण यानी गोल्डन ट्रायंगल। अनुच्छेद 14 समानता, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार। अगर कोई कानून इन तीनों अधिकारों के सार को छीनता है, तो वो मूल ढांचे का उल्लंघन माना जाएगा और उसे रद्द कर दिया जाएगा। इस फैसले ने 9वीं अनुसूची के ब्लैक बॉक्स को एक तरह से शीशे का बॉक्स बना दिया। तो इस पूरी कहानी के बाद आज संपत्ति के अधिकार की असल स्थिति क्या है? क्या ये अभी भी हमारा कोई अधिकार है? हाँ, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं। 1978 में जनता पार्टी की सरकार 44वां संशोधन लाई और उसने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से ही हटा दिया। तो फिर अब ये क्या है? अब ये अनुच्छेद 301 के तहत एक संवैधानिक या कानूनी अधिकार है। इसमें लिखा है कि कानून के अधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। फर्क ये है कि अब इसके उल्लंघन पर कोई सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, उसे निचली अदालतों से प्रक्रिया शुरू करनी होगी। हालांकि कुछ हाल के फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक मानवाधिकार या ह्यूमन राइट भी कहा है, जो इसे काफी वजन देता है। लेकिन रुकिए, हमारे स्रोतों में एक बहुत ही अलग और कह सकते हैं कि उत्तेजक विचार भी है। एक लेख मूल ढांचे के इस पूरे सिद्धांत पर ही सवाल उठाता है। हाँ, ये एक दिलचस्प तर्क है। ये लेख कहता है कि मूल ढांचे का सिद्धांत बहुत ज्यादा कठोर और अन्य है। लेखक एक लचीले ढांचे के सिद्धांत या फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का प्रस्ताव रखते हैं। लचीला ढांचा, इसका क्या मतलब है? उनका मानना है कि संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक जीवंत दस्तावेज है, जिसे समय और समाज की जरूरतों के हिसाब से बदलना चाहिए। उनका तर्क है कि क्या सही है और क्या न्यायपूर्ण है, ये किसी लिखे हुए दस्तावेज से ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए। वो कहते हैं कि संविधान में कोई भी बड़ा बदलाव तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की सर्वसम्मति से होना चाहिए, न कि सिर्फ न्यायपालिका के फैसले से। वो तो यहाँ तक सुझाव देते हैं कि हर 25 साल में संविधान की समीक्षा के लिए एक समिति बननी चाहिए। ये तो न्यायपालिका की भूमिका पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये कहता है कि जजों के एक समूह को ये तय करने का अंतिम अधिकार नहीं होना चाहिए कि संविधान की आत्मा क्या है, जिसे कभी नहीं बदला जा सकता। बिल्कुल, यह दृष्टिकोण इस विचार को चुनौती देता है कि कुछ सिद्धांत हमेशा के लिए तय कर दिए गए हैं।
ये एक अकादमिक बहस है, लेकिन यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि संविधान में स्थिरता और लचीलेपन के बीच सही संतुलन क्या होना चाहिए। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमने देखा कि कैसे संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार से एक कानूनी अधिकार बन गया। इस सफर में हमने संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच शक्तियों को एक महामुकाबला देखा। और इस टकराव का सबसे बड़ा नतीजा था मूल ढांचे के सिद्धांत का जन्म। 9वीं अनुसूची जो भूमि सुधारों की रक्षा के लिए बनाई गई थी, अनजाने में संसदीय शक्ति की सीमाओं की सबसे बड़ी कसौटी बन गई। और इस पूरी लड़ाई में अंततः न्यायपालिका ने खुद को संविधान की मूल पहचान और नागरिकों के अधिकारों के अंतिम संरक्षक के रूप में स्थापित किया। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। अब तक की कहानी ये बताती है कि कैसे न्यायपालिका ने लोकतंत्र को बचाया, लेकिन हमारा आखिरी स्रोत हमें दूसरी तरफ भी सोचने को मजबूर करता है। अगर संविधान सच में एक जीवंत दस्तावेज है जिसे समय के साथ सांस लेनी है और बदलना है, तो क्या इसका कोई भी हिस्सा ऐसा होना चाहिए जिसे कभी बदला ही न जा सके? किसी भी राष्ट्र के बुनियादी कानून के लिए स्थिरता और लचीलेपन के बीच वो सही संतुलन आखिर क्या होना चाहिए? ये सोचने वाली बात है।